हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सौम्या। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उसे शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 15 से 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो पाएगा। आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपने टेस्ट से, अपने प्री बोर्ड से, अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 बुक 2 के, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसा हमें इसके नेम से क्लियर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि यहाँ पे कोई नेशन को बिल्ड कर रहे हो, उसमें कोई चैलेंज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं वो चैलेंज क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे 3 चैलेंजेस हैं। पहला शेप ऑफ द नेशन, दूसरा एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। शेप ऑफ द नेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो इशू है वो है कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जैसे कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उस टाइम पार्टीशन के टाइम पे ये हमारे लिए सबसे बड़ा डर था, एक चैलेंज था, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो लोगों को ये डर था कि कहीं हमारी कंट्री फिर से डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो वो भी अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज बोलते थे लोग। तो हमें ये डर था कि इंडिया इंटरनली वापस से डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि इसमें अगर आज के टाइम में 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स में अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। तो उसका मेन डर था। सेकेंडली, वहाँ पे कॉपरेशन नहीं था, लैक ऑफ कॉपरेशन थी लोगों और स्टेट के बीच में। लोग गवर्नमेंट को नहीं समझ पाते थे, गवर्नमेंट लोगों को नहीं समझ पाती थी। इस वजह से काफ़ी मेस्ड अप था। दूसरा जो चैलेंज मेन है वो है इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी में बात करें तो डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जाए कंट्री में, तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग राइट्स सिटीजन्स को दिए गए थे, जैसे DPSPs, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि आपको भी फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन है, ऐसे ही करके अलग अलग चीज़ें दी गई थी। कल्चरल माइनॉरिटीज़ अपना अपना कल्चर फॉलो कर सकती हैं, ऐसे करके उन लोगों को ये प्रिविलेजेस दी गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ में इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि हमारे कंट्री से पॉवर्टी को एकदम हटाया जा सके। वुमेन और लोअर स्ट्रेटा पीपल को एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए भी एफर्ट किए जा रहे थे। हमने ये देखा, ठीक है, अभी तक देख लिया हमने कि चैलेंजेस ये थे, बट द क्वेश्चन बीइंग इज कि ये चैलेंजेस क्यों आए, कैसे आए। तो ये पार्टीशन की वजह से आए। तो पार्टीशन क्यों हुआ, तो पार्टीशन के बारे में अब हम समझेंगे। तो पार्टीशन जो था वो एक आइडिया पे बना था, जिसको हम लोग 2 नेशन थ्योरी कहते हैं। इसको प्रपोज किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के हेड थे। यहाँ पे एक मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहूँगी कि जो मुस्लिम लीग है उसका फॉर्मेशन 1906 ढाका में हुआ था। ढाका अभी बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ये जो 2 नेशन थ्योरी थी वो मुस्लिम लीग में प्रपोज किया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया 2 रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं, एक हिंदूज और मुस्लिम्स, और ये लोग साथ में नहीं रह सकते, इसलिए इस कंट्री को डिवाइड करना पड़ेगा। बट कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी। बट अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हुआ। पार्टीशंस में अलग अलग किलिंग्स हुई, एट्रोसिटीज़ हुई, माइग्रेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 80 लाख पीपल का माइग्रेशन हुआ था, एक प्लेस से अलग प्लेस पे। लोग अलग अलग रिफ्यूजीज कैंप में रहते थे। कुछ के लिए कुछ लोगों के लिए फ्रीडम वाज लाइक वो लोग बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स पे रह रहे हैं। इसका बेसिस इसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग कम्युनल जोन्स बन गए थे। जैसे कोलकाता में, अहमदाबाद और लाहौर में अलग अलग कम्युनल जोन्स फॉर्म हो गए थे, जिसको आप एक निमोनिक स्काल के थ्रू याद रख सकते हो। अब मैं बताऊंगा बेसिस ऑफ पार्टीशन। तो बेसिस ऑफ पार्टीशन मतलब क्या बेसिस थे पार्टीशन के। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 नेशन थ्योरी पे भी यही प्रपोज किया गया था कि इंडिया 2 रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बना हुआ है, हिंदूज और मुस्लिम। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली था कि इंडिया जो है वहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस पे पार्टीशन हुआ था। दूसरा कि माइनॉरिटीज़ का क्या प्रॉब्लम हो गया था। माइनॉरिटीज़ के भी कई इशू थे। जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ के हिंदूज़। सो अगर मुस्लिम्स वहाँ पे ज़्यादा हैं तो वो एरिया रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को अलोकेट कर दी गई, लेकिन वहाँ पे जो हिंदूज़ रह रहे थे उन्हें एट्रोसिटीज़ झेलनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम्स चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो जाए। कुछ मुस्लिम जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान या फिर बच्चा खान भी कहा जाता है, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो। बट अगेन ही वॉज फेल्ड, और इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, और इनकी जो एरिया थी बेसिकली इसको इमर्ज करा दिया गया पाकिस्तान में।
एंड कोई एक मुस्लिम बेल्ट नहीं थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो कंट्रीज़ थी अलग अलग, जिसको आज के डेट में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जानते हैं। उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थी। यहाँ पे अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में इंटरनली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था और इस प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइसेस थी कि वो या तो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करा लें, या तो इंडिया के साथ करा लें, या तो इंडिपेंडेंट रहें। सो अकॉर्डिंगली इसके आगे ये हुआ कि अब इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स है, तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी कंट्रीज कौन सी स्टेट्स बेसिकली इंडिया में मर्ज हुए हैं, कौन से नहीं। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर जो स्टेट साइन कर देते थे, इसका मतलब ये था कि वो लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुके हैं। बट कुछ स्टेट्स जैसे मणिपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ और त्रावणकोर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। जूनागढ़ और त्रावणकोर की जो प्रॉब्लम थी उसको बेसिकली प्लेबिसाइट से के थ्रू सॉल्व करा दिया गया था। बट मणिपुर और हैदराबाद की प्रॉब्लम्स के लिए हमारी फोर्सेस की भी रिक्वायरमेंट हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, तब जाके वो लोग आज इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे इंडियन यूनियन का। इस इंटीग्रेशन में इस 565 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कराने में इंडिया को 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उनको होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंडिया के। ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि पहले होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के ये। तो चलिए स्टेट्स के देखते हैं, स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स थी। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो निज़ाम्स रूल करते थे, जिसका रूलर था मीर उस्मान अली खान। वो हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस से आता था, वो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहता था। बट हैदराबाद का अगर आप मैप पे लोकेशन देखोगे तो वो इंडिया के ऑलमोस्ट डाउन साइड नीचे पार्ट में था, बट कहीं ना कहीं मिड में था। अगर मिड में अगर एक सेपरेट कंट्री बन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करेगी। इसलिए जो मीर उस्मान अली खान था या फिर निज़ाम जो था, उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ नवंबर 1947 में। हुआ आगे चल के ये कि जो पीजेंट्स है उन्होंने काफ़ी वास्ट प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया था। निज़ाम्स के वो नहीं चाहते थे कि निज़ाम उनका किंग रहे, और इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। निज़ाम ने इसको रिप्रेस करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका रजाकर्स कहा जाता है, उनको बुलाया ताकि ये प्रोटेस्ट रिप्रेस किया जा सके। ये जो रजाकर्स थे ये लोग बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते थे। ये लोग नॉन मुस्लिम्स को लूट करते थे, मेम्ड करते थे और वुमेन को जनरली रेप कर दिया करते थे। बट दे इंश्योर कि इनके जो टारगेट्स हैं वो नॉन मुस्लिम ही रहें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब देख रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लाइक कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। देन उन्होंने आर्मी अपनी भेजी, उन्होंने इंडियन आर्मी भेजी और 2 दिन के अंदर निज़ाम की आर्मी यानी रजाकर्स जो थे वो हार गए और इंडिया वॉज इंटीग्रेटेड इन इंडिया इन 1948 और बिकेम और एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडियन यूनियन का हैदराबाद। सो ऐसे इतना सब होने के बाद हैदराबाद जो एक प्रिंसली स्टेट था, जो कि चाहता था कि वो इंडियन यूनियन में ना मिले, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, बट आफ्टर ऑल दिस वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडियन यूनियन का। अब दूसरी स्टेट जिसमें काफ़ी ज़्यादा, दूसरी प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो है मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो इस यहाँ पे एक राजा रहते थे जिनका नाम था बोधा चंद्रा सिंह, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ। बट उनकी एक कंडीशन थी कि ऑटोनॉमी जो है वो पूरे उस स्टेट के किंग के पास रहेगी। ठीक है, ये सब मान के वहाँ पे एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मेड हो गई थी। ठीक है, फॉर्म कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो लोग थे उनको चूज करने के लिए मणिपुर में इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल एलेंट फ्रेंचाइजी के बेसिस में 1948 में। मार्क कर लीजिएगा, ये 1 मार्कर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे पहली बार इलेक्शन हुए थे 1948 में, या फिर कब हुए थे, तो ये मणिपुर है। जस्ट ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए, सो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ 1947 में, और ये जब मर्जर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उस टाइम, उससे परमिट नहीं लिया था, उन्होंने परमिशन नहीं लिया था और ऐसे ही उन्होंने साइन कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंगर वगैरह मणिपुर में होने लगा। बट लाइकली ये सिचुएशन सॉल्व हो गई और बाद में चल के मणिपुर जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडियन यूनियन के। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि त्रावणकोर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ था और वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गए थे।
सो ये 2 स्टेट्स ऐसे थे जिसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इनका इंटीग्रेशन, बट एट लास्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ डन दैट और इंटीग्रेशन हो गया। बट अब 2 स्टेट्स ऐसे हो गए हैं, बट अलग अलग अब स्टेट्स में होने लगा कि अब हमें स्टेटहुड चाहिए। अब इसके पीछे का हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। क्या हुआ था कि मैं अभी आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जा रही हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ तो नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था, जब नागपुर सेशन 1920 में हो रहा था तो उसके लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। ये उस टाइम प्रॉमिस किया गया था, बट पार्टीशन, इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन आया, पार्टीशन का ट्रॉमा आया, इतने सारे लोग मरे, 80 लाख लोगों का माइग्रेशन, इस तरह हज़ारों लोग की डेथ्स, इतना रेप, इतना लूट देखने के बाद हमारे लीडर्स को लगा कि अगर हम फर्दर सेपरेशन करेंगे तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह हमारा भी कंट्री डिवाइड हो जाए। इसलिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट यही सब देखते हुए पोती श्रीरामुलु जो थे वो फास्ट अनटू डेथ करने लगे कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, बेसिकली आंध्र प्रदेश के लिए, जिसके लिए उन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट्स वगैरह निकाले थे। तो ये पोती श्रीरामुलु जो थे वो एक मेन, आप बोल सकते हो प्रोटैगनिस्ट टाइप के थे इस मूवमेंट के लिए। हुआ ये कि वो पहले बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये बहुत बड़े गांधी जी के फॉलोअर रहते हैं, हम लोग फास्ट अनटू डेथ करेंगे, ये करना शुरू करते हैं। 56 डे इनका वो फास्ट चलता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 56 डेज़ के लिए उनका फास्ट चलता है। बट कोई एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है फास्ट के टाइम में। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फास्ट अनटू दैट कि अलग से आंध्रा एक स्टेट बने, बट कोई उनकी बात नहीं सुनता और उनकी जब डेथ हो जाती है जिसकी वजह से एंगर और वायलेंस हर तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से लोग एक मूवमेंट निकालते हैं जिसका नाम रहता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है। विशाल आंध्रा मूवमेंट इतने मैसिव लेवल पे होता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1952 में अनाउंस करते हैं कि हम आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, और 1953 में जाके आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। अब आंध्र प्रदेश जब एक सेपरेट स्टेट बन गया था तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग धरना करने लगे थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे बनाइए स्टेट। लेकिन ऐसे हम हर जगह स्टेट नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म होती है 1953 में ही। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1952 में अनाउंस किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, और 1953 में भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बना था। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में, इसको लेड किया था फजल अली ने। फजल अली ने इसको लेड किया था, जिसकी वजह से इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट जो बेसिकली है वो 1956 में दी, और इसकी रिपोर्ट में यही लिखा था कि स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। जिसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। इसमें से बाद में भी कुछ बनते गए स्टेट्स, इवन इफ अभी भी आप देखोगे तो डिमांड्स ख़त्म नहीं हुई है लोगों की, अभी भी सेपरेट स्टेट बनने के लिए डिमांड्स होती रहती हैं। आप देखोगे चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स दिया, उसमें काफ़ी ढेर सारे स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और स्टेट्स कब फॉर्म हुआ, तो उसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यू 90 to 95% चांसेस वहाँ से एमसीक्यू आता ही आता है हर साल एक दो, और उसको आप अगर अपने आंसर्स में डालोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कुछ आपके लिए स्टेट्स के नाम लिखे हैं जो कि कब बने हैं उनकी डेट के साथ, जैसे कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1952 में दिया है, बट मैंने इसके ऊपर सर्च किया, मैं जितना पढ़ पाई 1952 में अनाउंस हुआ था, 1953 में बना था, बट अगर बुक में दिया है तो वी हैव टू गो विथ 1952 ओनली। एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में बना, नागालैंड 1963 में बना था, असम, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में बना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। बट इसमें होता ये है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि कब, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें कन्फ्यूजन होता है कि कब कौन सा बना। सो बेसिकली असम, मणिपुर और त्रिपुरा को आप एमएमटी से याद कर सकते हैं, निमोनिक्स इसका एमएमटी है, 1992 में बना, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जिसका निमोनिक है मा, तो वो 1987 में बना। सो इट वॉज ऑल आवर चैप्टर बेसिकली। बट एक बॉक्स में हमें गांधी जी के बारे में दिया हुआ, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को ऑब्वियसली बापू कहा जाता है, उनके बारे में मोस्टली चीज़ें हम सबको पता है, वी विल स्टडी इन और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12th बुक 3 बेसिकली।
तो हमारे बुक में जो दिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। बेसिकली वो उनको शूट कर दिया गया था बाई नाथूराम गोडसे। वो अपने इवनिंग प्रेयर कर रहे थे, वहाँ पे नाथूराम गोडसे जाके उनको 3 गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से उनकी इवनिंग प्रेयर के टाइम ही डेथ हो जाती है। अब इसके बीच का रीज़न ये रहता है, बेसिकली रीज़न ये जो दिया जाता है वो ये था कि उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं है, हम लोग मुस्लिम्स को भी इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वली स्टेटस देंगे, मुस्लिम्स को हम लोग इक्वली स्टेटस देंगे। बट ये कई लोगों को ये बात पसंद नहीं, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान इज़ फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया शुड बी फॉर हिंदूज। उसी को हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया था, जिसने गांधी जी को मौका देखते ही मार दिया। सो देखिए, उनका कुछ चीज़ें हमारे बुक में दी हुई है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो उसमें ये था कि उन्होंने कई सारी हंगर स्ट्राइक की है जब राइट्स हो रहे थे हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। उन्होंने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि वो कोलकाता में थे और फास्ट करते थे ताकि दंगे रुक सके। उसके बाद 1946 में ये दिल्ली मूव करते हैं और वहाँ पे भी फास्ट एंड टू डेथ करते हैं ताकि वहाँ पे राइट्स रुक सके। सो दैट्स ऑल। और आप देख सकते हैं हमारे ये पूरा चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट forget to share with it friends and subscribe it also, because ultimately ये आपके लिए ही है सब। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए। एंड that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.